हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 5th यूनिट डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो मेन टॉपिक है, जिस चीज पर 5th यूनिट फोकस कर रही है, वो है आपका सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड प्रोजेक्ट मेजरमेंट। सो बेसिकली पहले दो सब्जेक्ट हुआ करते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये दोनों सब्जेक्ट अब सेपरेट हैं। तो आपका ये जो 5th यूनिट है बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे फोकस करती है, एज वेल कॉस्ट एस्टिमेशन पे पार्शियली फोकस करती है। बहुत थॉरोली हम ट्राई करेंगे विद 30 मिनट हम इसको कवर करें, और हम इसके मोरल को समझेंगे। आप कोशिश ये करिए इस वीडियो को देखते हुए कि हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक की थ्योरी पर ना जाकर आप उस टॉपिक के मोरल को समझने की कोशिश करिए कि ये टॉपिक एक्चुअली कहना क्या चाहता है। इसके डायग्राम को देखिए और उस डायग्राम से आपको पॉइंट मिल जाएंगे, जो कि जिससे आपको एग्जाम में उसको अटेम्प्ट करने में ईजी रहेगा। क्योंकि अभी थ्योरी पढ़ने का इतना टाइम नहीं है, तो आप ये समझिए कि ये पॉइंट का मीनिंग क्या है। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मतलब ये है कि ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हम बोलते हैं कंप्यूटर का कॉन्फ़िगर, हमने कंप्यूटर कॉन्फ़िगर करा लिया, या किसी सॉफ्टवेयर का कोई कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमारे टूल के अकॉर्डिंग वहां पर रिक्वायर्ड फीचर्स को सेट करना, वो कहलाता है कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि मैं ये बोलूं कि मेरे को ये सेल फोन कहीं पर होल्ड करना है, तो होल्ड करने के लिए मुझे होल्डर चाहिए इसके साइज का, और उस होल्डर को रखने के लिए एक जगह चाहिए। तो बेसिकली दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। इस सेल फोन को होल्ड करने के लिए वो मैंने कॉन्फ़िगरेशन तैयार किया, प्लेटफॉर्म तैयार किया। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात इसलिए होती है क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर देते हो, तो लॉन्च करने के बाद में सॉफ्टवेयर वैसा का वैसा हमेशा रन नहीं होता। वहां पर उस सॉफ्टवेयर में पैरेलली कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि आप अमेजोन की बात करो, फ्लिपकार्ट की बात करो, या पेटीएम की बात करो, तो इसमें ऑफर्स कंटिन्यूअसली आते रहते हैं, नए प्रोडक्ट आते रहते हैं, और वहां पर जो उनके फीचर्स हैं, जो ऑफर्स हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो बेसिकली कभी उनके यूजर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कभी यूजर्स कम भी रहते हैं। दिवाली के टाइम पर, होली के टाइम पर, ईद के टाइम पर जो फेस्टिवल्स होते हैं, उन फेस्टिवल टाइम में ऑफर ज्यादा होते हैं, तो कस्टमर्स भी उनके ज्यादा होते हैं, आपका जो है क्राउड ज्यादा होता है। तो वहां पर उस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे मैनेज करें, उसको कैसे मेंटेन करें, उसके लिए जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो यदि आप CSM पे जाओगे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट पे जाओगे, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है पहली चीज, आइडेंटिफाई द चेंजेस। कहां पर चेंजेस होंगे, किन चीजों में चेंज होंगे, वो आपको माइंड में रखना है। कहां पर चीज स्केलेबल होगी, किस चीज को स्केलेबल रखना है। मॉनिटर एंड कंट्रोल द चेंज। जो चेंज हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पर आपने ऐसा कुछ चेंज कर दिया जिससे कि ट्रैफिक और ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। तो कितना हमको चेंज करना है, उसकी कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, एंड हमको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि हम ऑफर्स कितने दें जिससे कि क्राउड उतना लिमिटेड आए, अगले ऑफर्स हम नेक्स्ट राउंड में देंगे। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एंश्योर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज मेड टू द आइटम। आपको उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेशन उस चीज को डील कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एंड एट लास्ट है ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन द चेंज मीट। हमने जो चेंजेस किए और जो ट्रैफिक हमको मिला, या जो उस पर लोड आया उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो लोड और ट्रैफिक को हमको क्या करना पड़ेगा, बाद में हम ऑडिट करते हैं, हम देखते हैं कि हमने जो चेंजेस किए थे उसके अकॉर्डिंग हमने लोड को डील कर लिया या नहीं किया, हम ट्रैफिक को डील कर पाए या नहीं कर पाए। यदि कर पाए तो कितने परसेंट तक कर पाए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम पर जब हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट पे जाएंगे, ये काम हम फिर से जब हम करेंगे, तो वहां पर हमको ये काम करने में ज्यादा एक्सपीरियंस हो, हम ज्यादा बेटर तरीके से ये काम कर पाए। और इस पूरे काम का जो मेजर मोटिव है वो आपके दिमाग में रखिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इज दैट द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी बाय मिनिमाइजिंग मिस्टेक्स। तो हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एरर्स को कम करना चाहते हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, गलतियां कम हो और हमारा काम ज्यादा अच्छे से हो, इसलिए हम ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को समझने के लिए डायग्राम आपके लिए बेस्ट है। आप HDLC स्टेप को हमेशा याद रखिए, क्योंकि वो ज्यादातर जगह पर वैसे के वैसे यूज होंगे।
यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि आप जब सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात करोगे तो आपको हर एक फेज को फोकस करना पड़ेगा। आपको एनालिसिस, डिजाइन फेज या इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, रिलीज, मेंटेनेंस और प्लानिंग, स्पेसिफिकेशंस, you must have to focus on each and every phase of the SDLC to proper configuration management. So ये डायग्राम आपको यहाँ इस टॉपिक में आपको रेफर करना है, इजी है। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट। अभी हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, अभी चेंज मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। इसके बाद वर्जन आपका चेंज आएगा। खैर अभी जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट। ये टॉपिक ये बोलता है कि आप जब किसी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस कैसे करेंगे। चेंजेस करने में ऐसा नहीं होता है कि आपको किसी प्रोजेक्ट पर असाइन किया और आपको कुछ सजेशंस आए, आपको कुछ चेंजेस आए, कस्टमर ने कुछ नीड बताई और आपने उस नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस कर दिए और उसको सेंड कर दिए। इट मीन्स आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में चेंजेस नहीं करते हो। आप चेंजेस करने के पहले उन चेंजेस का अप्रूवल लेते हो और सेंट्रलाइज लाइब्रेरी में उसको अपडेट कराते हो। उसको बोलते हैं वर्जन चेंज। उसको बोलते हैं वर्जन चेंज कि हमने जो चेंजेस किए उन चेंजेस को पहले हम अप्रूव कराएंगे। जो हायरार्की थी, यदि हायरार्की चेंज हो गई, हमारा काम कोडिंग करने से हमारा काम करने का तरीका चेंज हो गया, प्रोसेसिंग कुछ चेंज हो गई, तो उसको अपडेट करेगा। डॉक्यूमेंटेशन जो कर रहा है, जो आर्टिफैक्ट्स डील कर रहा है उनको, उसको चेंज करेगा और चेंज करने के बाद में वो हमको नोटिफाई करेगा कि हमने अपडेट कर दिया। आई अपडेट दैट चेंजेस इन आवर डॉक्यूमेंटेशन, नाउ यू कैन चेंज, यू कैन मेक द चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर, देन फाइनली वी मेड द चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर। तो ये ऐसा नहीं कि हमने लिया और चेंज कर दिया। सो दैट प्रोसेस इज नॉन एज चेंज मैनेजमेंट। तो यहाँ पर होता क्या है कि हमारे पास पहले रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट फॉर द चेंज, कस्टमर विल सेंड टू यू द रिक्वेस्ट फॉर द चेंज। इम्पैक्ट एनालिसिस will have to first identify that what kind of impact when we make the such kind of changes। उसने बोला है कि सेविंग अकाउंट को करंट अकाउंट में चेंज कर दो, तो हमको सोचना पड़ेगा कि सेविंग को यदि करंट में चेंज करेंगे तो कहाँ पर इम्पैक्ट आएगा। तो आपको इस चीज का एनालिसिस करना पड़ेगा, डायरेक्ट कोडिंग नहीं करनी है। फिर आपने डिसाइड किया कि इसे करना है या नहीं करना है। यदि आप कोई मेजर एरर्स इशू नहीं आएंगे, आप उस काम को चेंज करने से कुछ एरर जनरेट नहीं होंगे, तो आप क्या करोगे, इसको अप्रूव कर दोगे, उस पर काम करोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको रिव्यू करके उसकी रिपोर्टिंग कर दोगे और उस अपडेट को कमिट कर दोगे। यहाँ पर रिव्यू रिपोर्टिंग के लिए और अप्रूव करने के लिए कभी कभी डिफरेंट टीम्स काम करती हैं जो ये चेक करती हैं कि एक्चुअली ये जो चेंजेस कस्टमर ने बोले हैं ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इनको अप्रूव करना है या डिनाई करना है। तो ये होता है चेंज मैनेजमेंट। ओके, सो मैं आपसे बोला था कि हम बेसिकली जो है डायग्राम्स पे फोकस करेंगे जिससे कि हमको चीजें बहुत इजीली समझ जाए। थ्योरी पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, थ्योरी में आपको सेंड करूंगा, आप इस थ्योरी को पढ़ सकते हो और समझ सकते हो, बहुत इजीली आपको समझ जाएगी ना। हमने कहा था वर्जन कंट्रोल, हमने कहा कि चेंज मैनेजमेंट जब हम करेंगे तो बेसिकली वर्जन क्या होता है कि मेरा एक सेल फोन है, मेरा है MI Note 8 मेरे पास है, इसके पहले Note 5 था, अभी Note 11, Note 12, 13, 14, 15 कुछ भी आ सकता है। आईफोन के अलग अलग वर्जन आते हैं, बुक के अलग अलग वर्जन होते हैं, कंप्यूटर के अलग अलग वर्जन होते हैं, सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्जन होते हैं। तो अब वर्जन बेसिकली जानते हो, वर्जन इट मींस व्हेनेवर वी मेक सम चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, सो द न्यूली जनरेटेड सिस्टम इज नोन एज न्यू वर्जन। लेकिन ये वर्जन इतना इजी नहीं होता। आप यदि अभी माइनर प्रोजेक्ट में वर्जन चेंज करते हो तो क्या करते हो, माइनर प्रोजेक्ट लिया, उस माइनर प्रोजेक्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए, उसका नया वर्जन जनरेट कर दिया। ये हम माइनर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, डमी प्रोजेक्ट की। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड में यदि आपने कुछ चेंजेस किए हैं तो पहले आपको उन चेंजेस का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल लेने के बाद में आप चेंजेस करोगे, लेकिन उसकी प्रीवियस वर्जन की रेप्लिका सेव करके रखोगे। फिर चेंजेस करने के बाद में आप उसको जो सेंट्रलाइज लाइब्रेरी है, उस सेंट्रलाइज लाइब्रेरी में आप उसको कमिट कराओगे कि मैंने ये चेंजेस कर दिए। तो सेंट्रलाइज लाइब्रेरी में इट मींस जो आपका मैन सर्वर है, मैन डोमेन है, जहां पर आपका ओरिजिनल वर्जन सेव है, वहां पर आपको अपडेट कराना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट सर्वर पर आपको अपडेट कराने पड़ेंगे कि हमने यहाँ पर इस तरह के चेंजेस किए हैं और नया वर्जन इसका लॉन्च किया है। सो ये जो आपका डायग्राम है इस चीज को समझा रहा है। वर्किंग कॉपी, वर्किंग कॉपी, वर्किंग कॉपी, इट मींस दैट वी आर मेकिंग इन द चेंजेस इन द 3 modules and after making the changes we are sending the our changes, we are sending the updates to the centralized repository कि हमको यहाँ पर हमने इस तरह के चेंजेस किए हैं, वहां से अप्रूवल आ जाएगा, देन हम उन चेंजेस को रिफ्लेक्ट करेंगे।
जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हमने यहाँ पर थ्योरी दी हुई है। तो ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी में डेफिनेशन के बाद चेंज मैनेजमेंट हमने टॉपिक कवर किया था। इस थ्योरी के बाद में व्हाई वर्जन कंट्रोल सिस्टम इज सो इम्पोर्टेंट, ये आप थ्योरी पढ़ेंगे। और इसके बाद में आप पढ़ेंगे बेनिफिट्स क्या हैं, वर्जन चेंज के, वर्जन कंट्रोल के बेनिफिट्स क्या हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। बहुत इजी हैं सारे के सारे, बस आपको समझ ही आना चाहिए कि वर्जन चेंज मीनिंग, इस टर्म का मीनिंग क्या है। वर्जन चेंज इज नथिंग, द मीनिंग ऑफ द टर्म इज जस्ट वी आर मेकिंग सम चेंजेस एंड जनरेट अ न्यू वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, बट बिफोर मेकिंग और लॉन्चिंग ऑफ फाइनल launching of the software we have to update the changes in the centralized library। तो ये आपका कहलाएगा वर्जन कंट्रोल। ये आपका इसका डायग्राम आपको रेफर करना है। नाउ इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में री इंजीनियरिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, री इंजीनियरिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। सो जो री इंजीनियरिंग टॉपिक है वो कहता है कि आप जब सॉफ्टवेयर पर नॉर्मली काम कर चुके होते हैं, जब आप काम कर रहे हो तो वो इंजीनियरिंग है। whenever you are developing a software, whenever you are making some code, develop a software, so that process is known as engineering. What if you are working to modify that software by analyzing software from the beginning to end, that process is known as re-engineering। जब आप एक सॉफ्टवेयर को बनाते हो तो वो कहलाता है इंजीनियरिंग, लेकिन जब आप उस सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते हो, उसको मॉडिफाई करते हो, उसका मेंटेनेंस वो करते हो, तो कहलाता है री इंजीनियरिंग। लेकिन वो सॉफ्टवेयर के रिजल्ट से नीचे से बैकवर्ड से जाते हुए फॉरवर्ड तक, ऊपर तक जाके उसकी जो ड्रॉबैक्स है, जो कमियां हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, उसको ट्रैक करते हो पीछे से लेके। ये आपका ये क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, फॉरवर्ड है, और रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, बैकवर्ड। आप बैकवर्ड ये चेक कर रहे हो कि आपके सॉफ्टवेयर में कहाँ कमियां हैं, कहाँ में मुझे मॉडिफाई करना चाहिए, किन फैक्टर्स मुझे काम करना चाहिए। फाइनल आउटपुट को लेके आप चल रहे हो और इनपुट तक आप जा रहे हो, तो वो कहलाता है रिवर्स इंजीनियरिंग। तो ये जो टॉपिक है री इंजीनियरिंग, थ्योरेटिकली क्या बोलता है, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट व्हिच इज डन टू इंप्रूव द मेंटेनेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो हमने क्या कहा कि सॉफ्टवेयर के बनने के बाद इंजीनियरिंग काम करता है, तो यहाँ पर हमने टर्म यूज किया है मेंटेनेबिलिटी, बिकॉज मेंटेनेंस तभी हो सकता है जब सॉफ्टवेयर बन गया। तो सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन इज द मेंटेनेंस एंड व्हेनेवर वी software development is the engineering, and when we work on the maintenance phase, then phase is not known as re-engineering। Okay, so the formal definition of re-engineering is, re-engineering is the recognizing and modifying existing software system to make them more maintainable। बेसिकली आप बोल सकते हो कि हम सॉफ्टवेयर को और कस्टमाइज बना रहे हैं, उसको हम और एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो है आपका वो इंजीनियरिंग कहलाती है। यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए हैं, डॉक्यूमेंट रिकंस्ट्रक्शन, रिवर्स इंजीनियरिंग, कोड रिकंस्ट्रक्शन, डेटा रिकंस्ट्रक्शन एंड फॉरवर्ड री इंजीनियरिंग। ये आपको यहाँ पर स्टेप्स अप्लाई करने पड़ेंगे इसमें। नाउ अभी आप आ जाओ इसके डायग्राम पर। तो जो आपका री इंजीनियरिंग है, वो री इंजीनियरिंग कैसे काम करता है, आपको करना पड़ेगा इन्वेंट्री एनालिसिस। इन्वेंट्री एनालिसिस इट मींस एग्जिस्टिंग सिस्टम को आइडेंटिफाई करना, रीड करना, समझना। डॉक्यूमेंट रिकंस्ट्रक्शन इट मींस हम चेंजेस करने को जा रहे हैं, मॉडिफाई करने को जा रहे हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट चेंज करने पड़ेंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग, आपको आउटपुट्स देखने पड़ेंगे, और आउटपुट्स देखने के बाद में समझना पड़ेगा कि इनमें किस तरह के चेंजेस की रिक्वायरमेंट्स है। वो आप रिवर्स इंजीनियरिंग में आप वापस आऊंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करूंगे और समझने की कोशिश करूंगी कि हम कहाँ कहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं, और कोड को आपको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली चेंजेस कर रहे हैं हम, उसमें हम कुछ नया बना रहे हैं, तो हो सकता है कई टाइम हम जो है, पहले हमने डायरेक्ट क्वेरीज दिए थे, अब हम वहाँ पर स्टॉप प्रोसीजर्स या ट्रिगर्स यूज कर रहे हैं, हम एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं, हम बीन्स यूज कर रहे हैं, हम हाइबरनेट यूज कर रहे हैं, हमने अलग अलग टाइप की कुछ कोडिंग हमने वहाँ पर एडवांस कोडिंग यूज कर ली है। डेटा रिकंस्ट्रक्शन, पॉसिबली डेटाबेसेस में चेंज करने पड़े, और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग इट मींस अब फाइनली उसको हम ऊपर से लेकर नीचे तक उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, वो कहलाएगा फॉरवर्ड
इंजीनियरिंग, और पूरा प्रोसेस कहलाता है आपका री इंजीनियरिंग। इसके बाद टॉपिक आता है आपका रिवर्स इंजीनियरिंग। तो रिवर्स इंजीनियरिंग टॉपिक हमने कहा था कि ये जो है ये बैकवर्ड में काम करता है। आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, आपके आउटपुट को लेके चलोगे और रिवर्सली आप इसको ट्रैक करके इसमें मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे। तो सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द डिजाइन, requirement, specification, and functions of a product from an analysis of its code. It built a program database and generate information from this. So basically what we are saying, we are working in reverse manner. The purpose of reverse engineering is to facilitate the maintenance work by improving the understandability of a system and to produce necessary documents for a legacy system. रिवर्स इंजीनियरिंग के गोल क्या हैं, ये यहाँ पर गोल दिए हैं। आप इनको पढ़ोगे समझ आ जाएगा। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, है ना। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको टर्म्स का मीनिंग समझ आना चाहिए कि री इंजीनियरिंग क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग क्या है। अभी डायग्राम है, यहाँ पर हमने री इंजीनियरिंग का डायग्राम देखा था, यहाँ पर आप इस रिवर्स इंजीनियरिंग का डायग्राम देखो। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रॉ सोर्स कोड, हमारा जो सोर्स कोड है हम उसको लेके चल रहे हैं। हम उसको रो सोर्स कोड मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। देन हम इस कोड को, सोर्स कोड को क्लियर सोर्स कोड में कन्वर्ट करते हैं, इनिशियल स्पेसिफिकेशन करते हैं, रिफाइनमेंट करते हैं और फाइनल हम कोड को जनरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जो एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ से हमने कोड को रिफाइन किया तो हम इस प्रोसेसिंग को फॉलो करते हैं। यहाँ पर diagrams are the most important in RGPB examination. Whenever you are attempting any of the question, try to attempt firstly the definition, two-line definition of that particular question. Then you'll have to elaborate that, but in between you must have to keep a diagram and try to explain that diagram in the theory. Instead of writing a thing many times repeatedly, you must have to write the description of your diagram. एंड ऑल्सो द ट्राई टू राइट इन द पॉइंट्स। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके स्टेप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग है, तो आपके पास स्टेप्स हैं ही, तो इसमें आप पॉइंट लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, क्या करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग में, कलेक्शन इन्फॉर्मेशन करेंगे, एक्समाइनिंग द इन्फॉर्मेशन करेंगे, एक्सट्रैक्टिंग द स्ट्रक्चर करेंगे। सारे के डेफिनेशन लिखे हुए हैं, आप पढ़ेंगे आपको समझ जाएगा। एक्चुअली वी हैव नॉट अ लॉट्स ऑफ टाइम, सो आपको अभी भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो फोन कर। रिकॉर्डिंग द फंक्शनलिटी, रिकॉर्डिंग द डेटा फ्लो, रिकॉर्डिंग कंट्रोल फ्लो, रिव्यू एक्सट्रैक्ट डिजाइन, ये सारे टर्म्स हमने पढ़े हुए हैं, ये हमको सारे टर्म्स समझ आते हैं। एंड फाइनली जनरेट डॉक्यूमेंटेशन। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी हम कोई चेंज करेंगे, चाहे हम वर्जन कंट्रोल की बात करें, चाहे हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात करें, री इंजीनियरिंग या रिवर्स इंजीनियरिंग की बात करें, हमको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशंस अपडेट करने पड़ेंगे या फिर नए डॉक्यूमेंट जनरेट करने पड़ेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसको एसपीएम कहा जाता है। तो ये टॉपिक बहुत सिली टॉपिक है, आप इसको समझो। थ्योरी लिखी हुई है बहुत सारी, इसको आप पढ़ लेना, बट मैं आपको इसका मोरल समझा दूं। व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? सो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नथिंग। हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक टीम होती है जिसमें डेवलपर्स काम करते हैं और उनके ऊपर एक टीम लीडर होता है, और टीम लीडर्स के ऊपर, मल्टीपल टीम लीडर्स के ऊपर एक मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर, और वो सारे प्रोजेक्ट को मैनेज करता है। तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है, 6 में आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट इज नथिंग that subject is to explain or to teach you how we manage, how to manage a project। हम एक प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करते हैं, किन फैक्टर्स पे हमको उस प्रोजेक्ट को मैनेज करना है। तो वो जो चीजें हैं वो आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सारी की सारी आती हैं। तो आप इस टर्म से डरो मत कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टास्क क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नथिंग। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग और मैनेजिंग एंड कंट्रोल द सॉफ्टवेयर। डेवलप करने के वाले पार्ट पर डिस्कस करो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बट इसको मैनेज करने की जो एक्टिविटी है वो आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। तो जब ये जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर्स एक्सपर्ट्स होते हैं, ये किन चीजों पर बेसिकली फोकस करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इट मींस
कई बार आप कैसा काम करते हो कि आपने काम किया और वो काम जो है चीजों को इजी करने की वजह डिफिकल्ट कर रहा है और डिफिकल्टी आ गई, काम मैनुअली सरल होता था, आपका सॉफ्टवेयर मॉड्यूल जो है उसको डिफिकल्ट बना रहा है, तो उसको कैसे डील करेंगे? उसको मैनेज करना कि नहीं, काम को इजी करना है। रिस्क मैनेजमेंट मींस आप बहुत से जानते हो कि हैकिंग के इश्यूज हैं, इसके अलावा डेटा लॉस की पॉसिबिलिटीज होती हैं, इसके अलावा हो सकता है जहाँ सर्वर रूम है वो बिल्डिंग गिर गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ओसामा बिन लादेन ने हमला कर दिया, वाट एवर जो भी हुआ, वाट एवर जो भी हुआ, कोई कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई जिससे कि वो पूरा का पूरा सर्वर रूम खत्म हो गया, उस केस में क्या होगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट काम करता है। जो रिस्क मैनेजमेंट का एनालिसिस होता है वो ये चेक कर लेता है पहले ही कि इन सॉफ्टवेयर को और इसके डेटा को हमको कैसे सिक्योर रखना है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं कि डेटा के रिप्लिकास रखे जाएं, डेटा को एनक्रिप्ट करके रखा जाए, डेटा को जो है डेटा सेंटर्स में रखा जाए और डेटा सेंटर्स की रिप्लिका डिफरेंट कंट्रीज में रखी जाए कि यदि एक कंट्री का डेटा लॉस हो भी जाए तो दूसरी कंट्री से डेटा को लॉस कर सके, रिकवर कर सके, उसका एनक्रिप्शन किया जाए। उसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, रेड मॉडल्स होते हैं अलग अलग, तो वो अलग अलग चीजें हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, इट मींस जो रिक्वायरमेंट्स यूजर्स की हैं जो डेवलपमेंट के टाइम पर है उन सबको मैनेज करना। चेंज मैनेजमेंट जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि चेंजेस ऐसे नहीं होने चाहिए कि कस्टमर ने बोला और डेवलपर चेंज कर दिया, तो एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है कि हम इस चेंज को कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो चेंज मैनेजमेंट और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हायरार्की जनरेट करना। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, यू नो वेरी वेल दैट, उसको मैनेज करना, कैसे मैनेज करेंगे, ये चीज़ पर देखना कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे आज से 10 साल पहले एसएसडी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बट अभी सर्वर्स में एसएसडी की रिक्वायरमेंट है। पहले काम जो है वो 512 रैम से चल जाया करता था, अभी हमारे पास 4 GB और 8 GB रैम होते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की हमको ट्रैफिक के साथ साथ सॉफ्टवेयर में चेंजेस के साथ साथ उसके कॉन्फ़िगरेशन को भी मैनेज करना पड़ेगा, तो उसको इसके लेवल कैसे बनाए उसको मैनेज करना। और रिलीज मैनेजमेंट, इट मींस द प्लानिंग रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर रिलीज, फाइनल कस्टमर को देने के पहले उसमें आपको किस तरह की प्लानिंग करनी है, कैसे लॉन्च करना है, कैसे ट्रेनिंग देनी है, कैसे मेंटेनेंस करना है, तो वो सारा का सारा एएमसी क्या से कैसे साइन होगी, कैसे मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, ये सारे सारे जो चीजें हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो ये मैनेजमेंट के साइड में मैनेजर्स होते हैं वो उनकी प्रॉपर लिस्टिंग करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और उनको मैनेज करते हैं। सो दिस ऑल आर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थिंग्स की हैं क्या, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या और करता क्या है। एस्पेक्ट्स की बात करोगे तो प्लानिंग है, लीडिंग है। यस, प्लानिंग कौन करके देता है आपको कि प्रोजेक्ट पे कैसे काम करना है? लीडर देता है, मैनेजर्स देते हैं कि इस तरह से मॉड्यूलिंग करनी है, इस तरह से हमको आफ्टर क्लास यूज करनी है, इस तरह से इंटरफेसेस हमको फॉलो करने हैं, इस तरह से इंटरफेसेस को हमको इम्प्लीमेंट करना है। लीडिंग कैसे करनी है आपको टीम लीडर्स को मैनेजर्स बताते हैं। और फिर फाइनली एजुकेशन कैसे होगा इस काम का, ये भी हमारे पास 6 लोगों की टीम है, इसमें से 2 टीम जो हैं इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे काम करेंगे, 2 लोग इस पर काम करेंगे, तो एजुकेशन कैसे होना है ये भी वहीं से आएगा, आपके मैनेजमेंट से ही आएगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। जब क्लासेस स्टार्ट हुए तो हमने कहा था कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है, क्योंकि ये कॉस्ट जो डिसाइडेड कॉस्ट है उसको बढ़ा देता है। यदि टाइम बढ़ेगा तो कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पर आपके जितने इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, आपके जो एनवायरनमेंट है, जो डेवलपर्स हैं, उन सबकी सैलरी, उनकी आपका जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे प्रोजेक्ट में जोड़ने लगते हैं। तो टाइम कंसर्न इंपॉर्टेंट है, तो टाइम मैनेजमेंट है कंसर्न है। और देन बजट, you know very well that about the budget, or maintenance is the last concern when you maintain the project uh, after the launching. And this one is the diagram which you have to which you have to refer during the attempt of that question in the final examination. प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। प्लानिंग करनी है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, मॉनिटरिंग कैसे करनी है, कंट्रोलिंग कैसे करनी है, इन 4 फैक्टर्स पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली फोकस करता है।
अब बात करते हैं फीजिबिलिटी स्टडी की। हमने इनिशियल क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि फीजिबिलिटी स्टडी जो है वो फीजिबिलिटी स्टडी बेसिकली प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के पहले, प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के पहले की हम एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं और उस रिपोर्ट में ये सारा का सारा डिटेलिंग होता है कि प्रोजेक्ट में कितने लोग काम करेंगे, कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट होगा उसका, कितने मॉड्यूल्स होंगे, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या चाहिए, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वो सारी की सारी रिपोर्ट जो होती है वो फाइनल मीटिंग में कस्टमर उसको अप्रूव करता है और अप्रूव करने के बाद में उसको लॉन्च करता है, लॉन्च करता है। फाइनल मीटिंग में कस्टमर और जो क्लाइंट और जो सॉफ्टवेयर कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपस में बैठकर डिस्कस करते हैं और कस्टमर जब उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट को अप्रूव कर देता है तब अगले स्टेप पर प्रोजेक्ट आपका जाता है और प्रोजेक्ट का डिजाइन, एनालिसिस और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। तो वो जो रिपोर्ट होती है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है और इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के थ्योरेटिकली 4 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो होता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, जो मेनली फंडिंग, कॉस्टिंग पर फोकस करती है। टेक्निकल फिजिबिलिटी जो आपका टूल्स आप यूज कर रहे हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, जो आपको टूल्स लगेंगे, जो पर लाइसेंस वर्जन परचेस करने पड़ेंगे, उस पर फोकस करता है। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी मैंने कहा था कि नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ एफर्ट, कितना टाइम, कितने लोग काम करेंगे, किन मॉड्यूल्स पे काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, वो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के अंदर आ जाएगा। और शेड्यूल फिजिबिलिटी में ये शेड्यूल होगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है, क्लाइंट को बताना पड़ता है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट करने के पहले कि आप प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा, कितने टाइम में, इस मंथ में, इतने मंथ में ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद ये मॉड्यूल कंप्लीट होगा और इस पर्टिकुलर मंथ में इस डेट को हम आपका प्रोजेक्ट क्लाइंट्स आपकी साइट में हम इसको रिलीज कर देंगे और इसकी अल्फा टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। तो वो जो है आपका वो शेड्यूल फिजिबिलिटी है। यहाँ पर आप अपना शेड्यूल चार्ट देते हो, यहाँ पर ऑपरेशनल डिटेल देते हो, यहाँ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देते हो, कॉस्टिंग देते हो, तो यहाँ पर आप कॉस्ट एस्टिमेशन करते हो पूरा एडवांस में बिलिंग करके कि आपका इसमें कितने कॉस्ट, कितने एफर्ट लगने वाले हैं और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी होगी और इतनी क्यों होगी, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी पड़ती है। मैंने यहाँ पर इसका डायग्राम ही रखा है क्योंकि आई थिंक डायग्राम इज सफिशिएंट टू राइट थ्योरी। आप इसको रेफर करो और इसके बाद आप इसको देखकर इसमें थ्योरी अटेम्प्ट कर सकते हो, डिटेलिंग आप इसकी कर सकते हो। तो थ्योरी मैंने इसमें नहीं रखी है। और इसके बाद जो टॉपिक है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग, तो मैंने कहा कि फिजिबिलिटी में प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग होती है। तो जब प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की आप बात करोगे तो जो कंपनी है वो कंपनी शेड्यूलिंग के लिए कुछ इस तरह का एक चार्ट बनाती है। ये चार्ट बहुत सिंपल चार्ट है, एक्चुअली चार्ट्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। मैं कॉम्प्लेक्स चार्ट यहाँ रखा नहीं क्योंकि हमको समझना है कि बेसिकली शेड्यूलिंग होती कैसी है, इसलिए। तो जो शेड्यूलिंग है उसमें हमने यहाँ पर बताया कि हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एनालिसिस जनवरी के सेकंड थर्ड वीक से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम फरवरी के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक ऑफ जैन तक हम जो है इसका फरवरी तक हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन खत्म कर देंगे। फरवरी में हम डिजाइन करेंगे और डिजाइन फेज के बाद हमारा जो टेस्ट फेज है वो भी हम यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। टेस्टिंग यहाँ पर जो है टेस्ट केसेस, इट मीन्स हम जो फाइनल टेस्टिंग यहाँ पर करेंगे उसके लिए हम यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं। कोडिंग हम फरवरी लास्ट वीक से स्टार्ट करेंगे और मार्च तक में हम कोडिंग करके कंप्लीट कर देंगे और टेस्टिंग करेंगे हम मार्च के लास्ट वीक से अप्रैल के फर्स्ट वीक तक। और एट द लास्ट इन द सेकेंड एंड थर्ड वीक हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और फाइनली इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल और फर्स्ट वीक ऑफ मई वी विल लॉन्च द प्रोजेक्ट। डॉक्यूमेंटेशन हो गया तो हम इसको फर्स्ट वीक ऑफ मई में हम इसको लॉन्च कर देंगे। तो ये क्या है, ये शेड्यूलिंग है। लेकिन इस शेड्यूलिंग के बाद जो ट्रैकिंग होती है वो ट्रैकिंग कैसे होती है, वो मैट्रिक्स क्या होगी, प्रोजेक्ट में जो आपका मॉनिटरिंग है, प्रोजेक्ट कंट्रोल है, उसकी मैट्रिक्स क्या होगी, वो ये डायग्राम को देख के आपको समझ आएगा। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट का नाम, डेट, प्रोजेक्ट स्टेटस ऑन ट्रैक मतलब रनिंग कंडीशन में, कंप्लीट कितना हो गया, 27% कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक आपका चार्ट है जो ये बता रहा है कि टास्क कौन कौन से किसको असाइन किए गए थे, कितनी प्रायोरिटी थी इनकी, 1 स्टार था, 2 स्टार था, 3 स्टार था, और इनका प्रोग्रेस रेट क्या है। तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि जो पहली एक्टिविटी है वो एलएक्सबी को असाइन की गई थी और ये कंप्लीट हो चुकी है। स्टार्टिंग की 3 कंप्लीट हो चुकी है एक्टिविटी।
फोर्थ एक्टिविटी ओवरड्यू है, और आपकी जो फिफ्थ एंड सिक्स जो एक्टिविटी है वो इन प्रोग्रेस है, और रेस्ट ऑफ दी जो एक्टिविटीज हैं वो अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं। तो ये क्या है, ये ट्रैकिंग है। ये ट्रैकिंग है कि आप जब सॉफ्टवेयर बनाते हो, आप जब डेवलपमेंट करते हो, तो ऊपर मैनेजमेंट टीम बैठ के सॉफ्टवेयर की ट्रैकिंग करती है कि हमने शेड्यूल डिसाइड किया था ऊपर, ये हमने शेड्यूल डिसाइड किया था, और शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम किस तरह से हो रहा है, और कंपेयर करके वो ये बताते हैं कि आपका परफॉर्मेंस किस तरह से है, आप काम टाइमली कर रहे हो या नहीं कर रहे। यदि नहीं कर रहे तो आपको वो पुश करेंगे कि आप टाइमली काम करिए। और इनको जो है इस तरह से डायग्राम में रिप्रेजेंट किया सकता है। सो वी कैन और ये जो पूरा चीज जो है, ये बेसिकली एक टूल, डिफरेंट काइंड ऑफ बहुत सारे मार्केट में टूल्स हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं, जो प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग करते रहते हैं और इस तरह से उनका विजुअलाइजेशन वो शो करते हैं, जिससे देखकर ये आप समझ सकते हो कि प्लान वजन कितना था और एक्चुअल बजट कितना है, पेंडिंग आइटम्स कितने हैं, ओवरऑल टास्क स्टेटस क्या है। इस तरह से बाय चेकिंग डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर कैन इजीली अंडरस्टैंड or track the software status and can compare these all things with the pre-planned कि हमारा काम प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये हो गया प्लानिंग और ट्रैकिंग। इसके बाद आपका टॉपिक है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। हमने कहा था हम क्लासेस में डिस्कस करते थे बार बार कि हम जब टेस्टिंग की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग की बात करते हैं, अल्फा बीटा टेस्टिंग की बात करते हैं, हम डिफरेंट वर्जन्स में हम टेस्टिंग करते हैं। खैर जब हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होगा, लेकिन उसके पहले उसका जो क्वालिटी एश्योरेंस जो डिपार्टमेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसका क्वालिटी एश्योरेंस फैक्टर पे काम करता है कि ये एंश्योर करता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने पहले भी दिया है, आपको रिवाइज करा देता हूँ। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में कुछ डिपार्टमेंट होता है। पहला होता है आर&डी डिपार्टमेंट, जहाँ पर न्यू मेडिसिन की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, नई आर&डी होती हैं, न्यू मेडिसिन के लिए काम होता है। उसके बाद में ये होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो मेडिसिन को प्रोड्यूस करता है फैक्ट्रीज में। टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, सायरप्स हैं, तो इन सबको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाता है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, डिफरेंट मशीन्स उनके पास होती हैं, डिफरेंट टेस्ट वो लोग लगाते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं। वो चेक करते हैं कि एक सैंपल लेके चेक करते हैं लॉट में से कि इसकी जो क्वालिटी है वो चेक ठीक है कि नहीं है, जो पर्टिकुलर कंटेंट जिस क्वांटिटी में मिलने थे वो उस क्वांटिटी में है कि नहीं, उसकी चेकिंग करता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। और ये क्वालिटी की जब एंश्योर हो जाती है क्वालिटी प्रॉपर है तो इसके बाद आता है क्वालिटी एश्योरेंस के पास वो सारा का सारा लॉट। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सैंपल उस पूरे लॉट में सैंपल्स फैच करते हैं, सैंपल्स निकालते हैं, उन सैंपल्स को चेक करते हैं। और चेक कैसे करते हैं, बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल इंटरनल क्वालिटी चेक कर चुका है अब बाहर की क्वालिटी चेक करनी है। तो बाहर की क्वालिटी क्या है, उसकी रैपिंग ठीक है कि नहीं है, लेबलिंग ठीक है कि नहीं है, बैच नंबर है कि नहीं है, आप एक्सपायरी प्रॉपर है कि नहीं। इसके बाद जो प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन बारकोड है वो प्रॉपर है कि नहीं, कहीं पर कोई ट्यूब लीक तो नहीं हो रहा, उसकी रैपिंग प्रॉपर है कि नहीं, ऊपर का रैप ठीक है कि नहीं है। यदि पूरे लॉट में से एक सैंपल फैच करने के बाद में एक सैंपल भी यदि खराब है तो पूरे लॉट को अलग कर देते हैं और फिर उसको पूरे सैंपल के एक एक प्रोडक्ट को चेक किया जाता है। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है, यहाँ पर हमको क्वालिटी एश्योरेंस इजीली समझ आता है। बट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हम रैपिंग की बात नहीं कर सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर को हम कहीं रैप करके प्रोड्यूस नहीं करते, हम सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते हैं, कहीं पर डिप्लॉय करते हैं। तो यहाँ जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो इन 6 फैक्टर्स पे काम करता है। तो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल हो या क्वालिटी एश्योरेंस, बोथ आर दी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। यहाँ पर हम टेस्टिंग करेंगे तो पहली टेस्टिंग यूजर एक्सपीरियंस टेस्ट होगा आपका, यूजर चेक कर रहा है उसको, एक्चुअली उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, प्रोडक्ट को, और चेक कर रहा है कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें कहाँ पर मुझे चेंजेस और चाहिए है, किस कहाँ पर मुझे को कॉम्प्लेक्सिटी फील हो रही है। देन फंक्शनैलिटी चेक, जहां पर फंक्शनलिटी टेस्टिंग में एक्सपर्ट बैठकर रिपोर्ट जनरेट करते हैं, उसके परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, सॉरी
रिपोर्ट जनरेट करते हैं और ये चेक करते हैं कि रिपोर्ट्स प्रॉपर है कि नहीं है, फंक्शनलिटी प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, जो कैलकुलेशन है वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही, डिडक्शंस प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देन परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या होता है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो कितना स्ट्रेस ले सकता है, मींस उस पर एट अ टाइम 100 यूजर, 1000 यूजर, 1 लाख, 1 मिलियन, 10 मिलियन, बिलियंस ऑफ यूजर्स, कितने यूजर्स एक टाइम पे आ सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। यदि नीड होती है तो बढ़ाया जाता है। यहाँ पर रिव्यू करने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन भी करते रहता है। कंपेटिबिलिटी टेस्ट, जैसे हम बोलते हैं कि जावा में बनाया गया प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, उसकी कंपेटिबिलिटी किन टूल्स पे है, क्या आपकी एप्लीकेशन सेल फोन पे ओपन हो सकती है, क्या आपकी एप्लीकेशन टैबलेट पे ओपन हो सकती है, ठीक है, ओपन होगी तो क्या उसका व्यू ठीक है कि नहीं है, तो कंपेटिबिलिटी टेस्ट। टेस्ट मैनेजमेंट, अब फाइनली यहाँ पर आप फोकस करते हैं टेस्टिंग मैनेजमेंट। इट मींस प्रॉपर हमने जो डिसाइड किया था वो प्रॉपरली सारा हमने टेस्टिंग किया है कि नहीं किया, बेसिकली रिव्यू। और लास्ट में होता है सिक्योरिटी टेस्टिंग, जहाँ पर आप बात करते हो हैकिंग की, डेटा लीक की या डेटा लॉस की, ये सारा आपको यहाँ पर चेक करना होता है। तो इन 6 फैक्टर्स पर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट काम करता है। यू मस्ट हैव टू रेफर द डायग्राम अलोंग विद द थ्योरी by putting these point in your description if एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो। ये था क्वालिटी एश्योरेंस। और इसके बाद में जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग मैट्रिक्स है। हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट को प्लान करेंगे, प्रोजेक्ट को प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करना मीन्स यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रोजेक्ट प्लानिंग मैट्रिक्स क्या है, पीपीएम क्या है, सो हम 12वें क्लास में ये डिस्कस करते रहे, मैंने आपको बताया मैट्रिक्स इज नथिंग, मैट्रिक्स इट मींस टैबुलर फॉर्मेट। यदि हम किसी भी चीज को टैबुलर फॉर्मेट में रो एंड, देखिए ना यहाँ पर कॉलम्स है, ये कॉलम्स है और ये क्या है, ये रो है। सो if we represent something in tabular format, so that thing is known as matrix। तो हम यहाँ पर प्रोजेक्ट की प्लानिंग को टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, सम हेड्स के थ्रू। गोल क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव वेरिएबल इंडिकेटर्स क्या होंगे, मींस ऑफ वेरिफिकेशन क्या होगा और एज्यूम्शन ऑफ रिस्क क्या होगा। तो हम कोई भी एक टेबल यदि बना लें प्लानिंग करने के लिए, तो वही जो टेबल है वो टेबल आपका कहलाएगा प्रोजेक्ट प्लानिंग मैट्रिक्स। तो प्लानिंग के लिए हम जो टेबल बनाएंगे वही आपका पीपीएम है, नथिंग डिफिकल्ट। एंड द लास्ट टॉपिक इज कॉस्ट एस्टिमेशन। बहुत सिंपली समझाऊंगा इसको। कोकोमो 1, कोकोमो 2 सम काइंड डिफिकल्ट टॉपिक है, उसमें न्यूमेरिकल भी हैं, वहां पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि दैट क्वेश्चन इज सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस। बट हम यहाँ पर ही समझ सकते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन क्या है और कोकोमो मॉडल कैसे काम करता है। कॉस्ट एस्टिमेशन क्या है कि लेट्स सपोज आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, आपने 3 फ्रेंड्स ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया और एक डॉक्टर ने आपको एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट बनाने को दिया था। आप 3 लोगों की टीम ने वहां पर काम किया, 6 महीने काम किया उस प्रोजेक्ट पे और उस हॉस्पिटल मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट को उनको डिप्लॉय कर दिया। लेकिन अब बात आती है कि आप उस प्रोजेक्ट के लिए कितना कॉस्टिंग चार्ज करोगे, कितना चार्ज करोगे। तो आप रैंडम चार्ज तो नहीं कर सकते कि मैं इसका 1 लाख, 2 लाख, 6 लाख चार्ज कर रहा हूँ। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप इसको 6 लाख का तो 6 लाख का क्यों है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है, size estimation। Of size estimation, it means number of web pages, number of static web pages, number of dynamic web pages, number of tables, number of fields, number of records, number of number of features, number of used tools। ये क्या है, ये साइज का एस्टिमेशन है। साइज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, कितनी एक्टिविटीज थी, तो ये साइज, सारी टाइप के साइज का एस्टिमेशन करके फिर आप एस्टिमेशन करते हो एफर्ट एस्टिमेशन एंड ड्यूरेशन एस्टिमेशन। एफर्ट एस्टिमेशन का मतलब, एफर्ट मींस कितने लोगों ने इस पे काम किया, कितने एफर्ट लगे। तो आपने बोला कि 3 लोगों ने, 3 लोगों की सैलरी यहाँ पर जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। 3 यहाँ पर कुछ नहीं होता, बट 3 लोगों की जो सैलरी है, मंथली सैलरी, वो यहाँ पर आपका एफर्ट है। आपने यहाँ पर बोला कि हमारा जो एफर्ट है वो 2 लाख रुपीज है, 3 लोगों की सैलरी कितनी हो गई, लगभग 2 लाख के आसपास है। ड्यूरेशन एस्टिमेशन, इस एफर्ट को ड्यूरेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल निकल आएगा। तो ड्यूरेशन एस्टिमेशन कितना टाइम हमने यहाँ पर लिया। और यहाँ पर स्टाफिंग एस्टिमेशन,
का मतलब यहाँ पर ये है कि हमने कुछ सपोर्टिंग स्टाफ भी लिया था क्या, डिजाइनिंग के लिए, डेटाबेस के लिए, मेंटेनेंस के लिए, नेटवर्किंग के लिए, कुछ कुछ चीज़ों में आपने कुछ अलग कुछ एफर्ट लगाए थे क्या। और अगेन ये एफर्ट लगा के इनका कितना शेड्यूल, कितना टाइम इनका लगा, और फिर इस ड्यूरेशन को देख के और फाइनली हम यहाँ पर कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं और ये बताते हैं कि हमारा इतना यहाँ पर एफर्ट लगा है, इतना एफर्ट लगा है, और उसमें आप अपना प्रॉफिट जो है वो एड ऑन करके चार्ज कर देते हो कि हमारा इतना जो है इसमें एफर्ट लगे हुए हैं तो हमारा इतना कॉस्ट इसका हो जाएगा। जब बात करते हैं कॉस्टिंग की, तो कॉस्ट एस्टिमेशन इट मींस सम काइंड न्यूमेरिकल थिंग। अब यहाँ पर थ्योरेटिकल कोई चीज नहीं है। कॉस्ट एस्टिमेशन करना है मतलब पैसा कैलकुलेट करना है, मतलब न्यूमेरिकली कैलकुलेशन करनी है। तो न्यूमेरिकली कैलकुलेशन करनी है तो स्टैंडर्ड फार्मूले की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो फार्मूला आपको प्रोवाइड करता है कोकोमो। तो कोकोमो 1 एंड कोकोमो 2 दो मॉडल हैं, तो आप कंफ्यूजन मत हो जाओ। कोकोमो इट मींस कोकोमो। आप कोकोमो बेसिकली क्या है, कोकोमो की इक्वेशन बोलती है E इक्वल्स टू बी ए बी के एल ओ सी। इट मींस का मतलब है लाइन ऑफ कोड, के मींस 1000 लाइन ऑफ कोड को वो के एल ओ सी बोलता है, और के डी एस आई। सो नो नीड टू कंफ्यूज, वी आर यूजिंग द टर्म के एल ओ सी। ओके, डी इक्वल सी बी इन ब्रैकेट ई, और फिर यहाँ पर डी बी है, पी इक्वल ई अपॉन डी। ये है क्या, ई इज द एफर्ट अप्लाइड इन पर्सन पर मंथ। मैंने कहा था ना कि कितने एफर्ट लगे, कितने लोगों ने कितने महीने में एफर्ट लगाया, पर मंथ कितना एफर्ट लगा, वो क्या है आपका ई। टी क्या है, टी इज द डेवलपमेंट टाइम इन मंथ। डेवलप करने में कितना टाइम लगा, एफर्ट कितने लगे और टाइम कितना लगा। KLOC, KDLOC is the estimated number of delivered lines of code for the project। तो लाइन ऑफ कोड कितना है आपका, वो यहाँ पर आ गया। और P is the number of people required, नंबर ऑफ कितने लोग लगे। डेवलपर्स के अलावा टीम लीडर भी तो है, मैनेजर भी तो है, और सपोर्टिंग स्टाफ भी तो है, तो कितने लोग यहाँ पर लगे। AB, BB, CB and DB आर कोफिशिएंट गिवन इन नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये जो था, ये मैंने एक स्लाइड उठाया, पीपीटी का एक स्लाइड था, डेप्थ में मैं जाना नहीं चाह रहा था। मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ कि आप इंस्टेड ऑफ बेस्ट लॉट्स ऑफ टाइम इन कोकोमो मॉडल, आप क्या करो कि आप इस फॉर्मूले को समझो, इस फॉर्मूले को याद कर लो, और इस फॉर्मूले को याद करके इसकी मीनिंग याद कर लो। तो आपसे इन जनरल जो पूछा जाना चाहिए वो ये होगा, व्हाट इज कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। तो आप कोकोमो की डेफिनेशन लिखकर कि कोकोमो है क्या, कोकोमो इज द कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, गूगल से देखोगे तो उसकी हिस्ट्री मिल जाएगी, कब कब डेवलप हुआ, काय के लिए हुआ। अभी कोकोमो मॉडल यूज नहीं होता है, बट ये बेस है कॉस्ट एस्टिमेशन का, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप उसको देख के आप यदि इसको भी डिस्क्राइब करते हो तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। पर यदि वहां पर कोई न्यूमेरिकल आता है कोकोमो मॉडल से कॉस्ट एस्टिमेशन का, तो यदि आपका वो क्वेश्चन है तो उसका आपको 7 क्वेश्चन में से 5 करना है, तो आप उसको लीव करके अनदर पार्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट चांसेस ये है कि आपका कोकोमो मॉडल ही पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल शायद ही पूछा जाए, 10% चांस है। तो कीप इन माइंड दिस फॉर्मूला एंड द मीनिंग ऑफ दैट। तो ये आपकी 5th यूनिट है। इसको आप मैं जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, तो आप नोट्स भी पढ़ लीजिए, उसकी थ्योरी एक बार जरूर पढ़ लीजिए, और एक बार इसको सुन लीजिए, तो आपको थ्योरी जो है वो इजीली समझ आ जाएगी। एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।